नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जालक कंपन की लैटिस वाइब्रेशन की। लैटिस वाइब्रेशन सभी परमाणुओं के कंपन की एक निश्चित आवृत्ति होती है और उस निश्चित आवृत्ति का मान यदि किसी एक चर पर निर्भर करता है तो उसे सामान्य कंपन विधा कहा जाता है। सभी कंपन की एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है तथा जब यह कंपन की आवृत्ति या कंपन जब यह कंपन एक चर पर निर्भर करता है, एक चर पर निर्भर करता है तो इसे सामान्य कंपन विधा या हम लिखें तो इसे सामान्य कंपन आवृत्ति कहा जाता है तथा इस विधा को सामान्य कंपन विधा कहा जाता है। सामान्य कंपन विधा कहा जाता है। कंपन करेगा परमाणु, तो जालकों में जो संरचना होती है वो विभिन्न परमाणु एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया बल से बंधे होते हैं, अर्थात एक दूसरे के मध्य बॉन्ड बनाते हैं। और जब कोई परमाणु है वो साम्य अवस्था की स्थिति में है तो वो नॉर्मली हम इस प्रकार नहीं होता है, वो एक बिंदु के दोनों ओर इर्द गिर्द गति करता रहता है, अर्थात टेम्परेचर के साथ में वो कंपन गति करता रहता है। तो ये जालक में इस प्रकार के कंपन संभव होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक जालक परमाणु का अस्तित्व नहीं होता है, वो अन्य परमाणुओं से बंधा होता है और उस पर एक दूसरे के कारण बल कार्य करता है, जिससे वह स्वतंत्र गति नहीं करता है, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। जालकों में या जालक में स्वतंत्र परमाणु नहीं होता है, स्वतंत्र परमाणु नहीं होता है। परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे परमाणु से बंधे होते हैं, जिससे परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया बल कार्य करता है। ये अन्योन्य क्रिया बल कार्य करता है, अन्योन्य क्रिया बल कार्य करता है। एक दूसरे के कारण अन्योन्य क्रिया बल कार्य कर रहा है तो एक संरचना इस प्रकार की संरचना है, जैसे एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इस प्रकार से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे होकर एक जालक संरचना बनाते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र गति नहीं करते हैं, एक बिंदु के दोनों ओर इर्द गिर्द ये दोलन गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो लैटिस कंपन होती है, अर्थात जालकों में कंपन परमाणु एक बिंदु के दोनों ओर गति के रूप में करते हैं। तो अर्थात जालक में परमाणु एक बिंदु के इर्द गिर्द
दोलन गति करते हैं, मतलब कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। हम बात करें एक विमीय एक परमाणु जालक में कंपन, ये जो सामान्य रूप में हमने बात की, जो सामान्य कंपन आवृत्ति है, इस विधा को हम सामान्य कंपन विधा कहा जाता है। तो सामान्य कंपन विधा के वर्णक्रम का मान किस प्रकार से हो, उसमें आवर्ती ओमेगा और बल नियतांक के मध्य क्या संबंध हो, हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है जालक के, ये किसी एक के बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और भारहीन स्प्रिंग है, जिसके कारण स्प्रिंग का संकुचन या प्रसार होता है। तो ये एक संरचना बना लेते हैं, ये संरचना ही जालक कहलाती है और जालक में ये परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो दोलन गति करते हैं, कंपन गति करते हैं। हम बात करें एक विमीय एक परमाणुक जालक में सामान्य कंपन वर्णक्रम। एक विमीय एक परमाणुक जालक में सामान्य कंपन वर्णक्रम, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु है, समान परमाणु है। ऐसी स्थिति है, एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान है m, ये दूसरा परमाणु है जिसका द्रव्यमान है m। इस प्रकार के समान प्रकार के ये परमाणुओं से एक जालक संरचना बनती है। इनके मध्य की दूरी है, सभी के मध्य स्मॉल a दूरी है। सभी के मध्य की दूरी क्या है? इस प्रकार की एक संरचना है जिसका साम्य अवस्था में इस प्रकार की स्थिति है। समान प्रकार के परमाणु हैं जो मिलकर एक दूसरे से जुड़कर जालक संरचना बना रहे हैं, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल a है। जब किसी टेम्परेचर की बात करें, जब इनको ताप के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये दोलन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इस दोलन गति में हम ये मानते हैं कि ये जो एक परमाणु है जालक का, वो अपने नजदीक स्थित परमाणुओं के कारण ही अन्योन्य क्रिया बल अनुभव करता है। अन्य परमाणुओं का जो अन्योन्य क्रिया बल है वो नगण्य होता है। ऐसी संरचना एक विमीय एक परमाणुक जालक संरचना कहलाती है। माना कि किसी जालक में परमाणुओं का द्रव्यमान समान है, मतलब स्मॉल m, एवं इनके मध्य की दूरी स्मॉल a है। एक जालक संरचना है, एक विमीय एक परमाणुक जालक संरचना है जिसमें परमाणुओं का द्रव्यमान तो स्मॉल m है और इनके मध्य की दूरी a है। ये सभी परमाणु x अक्ष के अनुदिश है, अतः ये परमाणु एक विमीय जालक का निर्माण करते हैं। अतः ये परमाणु किसी भारहीन स्प्रिंग
से जुड़े हुए, इस भारहीन स्प्रिंग से जुड़े हुए माने जा सकते हैं, जिसका बल नियतांक के है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु जो जुड़कर एक जालक संरचना बना रहे हैं, इनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया कार्यरत है वो इस प्रकार से है जैसे कि इनके मध्य एक भारहीन के बल नियतांक वाली स्प्रिंग जुड़ी हुई है और इस स्प्रिंग से ये एक दूसरे परमाणु एक विमीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, एक विमीय संरचना बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्प्रिंग का या तो संकुचन होगा और या स्प्रिंग का प्रसार होगा। साम्य अवस्था की हम बात करें तो बात करते हैं कि साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था में ये परमाणु है जिसका द्रव्यमान है m, ये परमाणु है जिसका द्रव्यमान है m, ये परमाणु है जिसका द्रव्यमान है m, ये परमाणु है जिसका द्रव्यमान, इस प्रकार से ये बंधे हुए हैं। इनके मध्य की दूरी है स्मॉल a, समान है a दूरी है। मान लो कि ये nवां परमाणु है, ये कौन सा है nवां परमाणु, तो ये हो जाएगा अपने पास में n+1वां और ये हो जाएगा n-1वां। ये nवां परमाणु है तो ये n+1वां और ये n-1वां परमाणु है। अब हम बात करें, जब इन पर बल लगाया जाता है तो विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। बल लगाए तो विस्थापन उत्पन्न हुआ। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये परमाणु यहां से इस पोजीशन पर चला गया, ये परमाणु यहां से इस पोजीशन पर चला गया और ये परमाणु यहां से इस पोजीशन पर चला गया। जब हमने इस पर बल F लगाया, मतलब ये कंपन गति कर रहे हैं, उस समय की स्थिति है। तो ये तो है nवां परमाणु, ये n+1वां परमाणु और ये n-1वां परमाणु। माना कि इस nवें परमाणु का विस्थापन un है, इस n-1वें परमाणु का विस्थापन un-1 है और इस n+1वें परमाणु का un+1 है। ये विस्थापन इनमें उत्पन्न हो जाता है। ये है कंपन अवस्था, कंपन अवस्था। ये साम्य अवस्था की स्थिति है और ये कंपन अवस्था की स्थिति है। तो ये जालक संरचना है जिसमें बल लगाए, साम्य अवस्था में तो नॉर्मल स्थिति में है, जैसे ही बल लगाया ये विस्थापन उत्पन्न हो गया है। हम बात करें, माना कि बल F लगाने पर जालक के परमाणु कंपन करते हैं तथा प्रत्येक परमाणु अपने नजदीक स्थित परमाणु के कारण बल अनुभव करता है। अर्थात नजदीक वाले परमाणु के कारण ही
अन्योन्य क्रियाबल कार्य करता है। नजदीक वाले के कारण ही अन्योन्य क्रियाबल कार्य करेगा, उससे आगे वाले उनका प्रभाव नगण्य होगा। ऐसी स्थिति हमने मान ली है। माना कि nवें परमाणु का कंपन अवस्था में nवें परमाणु का विस्थापन nवें परमाणु का विस्थापन un n+1वें का विस्थापन un+1 तथा n-1वें परमाणु का विस्थापन un-1 है, तथा n-1वें परमाणु का विस्थापन un-1 है। ये हम जानते हैं कि इस nवें परमाणु पर केवल n+1वें और n-1वें परमाणु के कारण ही बल कार्य करेगा। तो इस nवें परमाणु पर n+1वें परमाणु के कारण जो परिणामी विस्थापन होगा वो होगा un-un+1। अतः nवें परमाणु पर n+1वें परमाणु के कारण विस्थापन un-un+1 होता है। विस्थापन कितना होगा? un-un+1 होता है। इस स्थिति में या इस कारण हुक के नियम के अनुसार कार्यरत बल, इस कारण हुक के नियम से कार्यरत बल माइनस बीटा un-un+1 होता है। ऋणात्मक चिन्ह विस्थापन का विरोध करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल के रूप में लिख सकते हैं। यहां जो बीटा है यह बल नियतांक है, यहां बीटा बल नियतांक है। बीटा क्या है? बल नियतांक। इसी प्रकार nवें परमाणु पर n-1वें परमाणु के कारण विस्थापन, इसी प्रकार nवें परमाणु के कारण nवें परमाणु पर n-1वें परमाणु के कारण विस्थापन un-un-1 होता है। विस्थापन कितना होगा? un-un-1 होता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः वही कार्यरत बल माइनस बीटा un-un-1 होता है। तो कुल मिला के इस nवें परमाणु पर n-1वें परमाणु के कारण और n+1वें परमाणु के कारण, n+1वें परमाणु के कारण और n-1वें परमाणु के कारण जो बल काम करता है, उससे जो विस्थापन उत्पन्न हुआ, तो n+1 से बल लगा
माइनस बीटा UN माइनस UN प्लस 1 और n माइनस 1 के कारण बल लगेगा माइनस बीटा UN माइनस UN माइनस 1 बल कार्यरत है। तो परिणामी बात करें तो इस nवें परमाणु पर n माइनस 1 और n प्लस 1 परमाणु के कारण बल लग रहा है। अतः nवें परमाणु पर कार्यरत परिणामी बल F बराबर माइनस बीटा UN माइनस UN प्लस 1 माइनस बीटा UN माइनस UN माइनस 1, दोनों को जोड़ दिया तो ये बल और ये बल दोनों लग रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास में परिणामी बल F का मान हमें प्राप्त हो गया। देखेंगे F बराबर माइनस बीटा UN माइनस UN प्लस 1 माइनस UN प्लस UN माइनस 1। इसका मतलब F बराबर माइनस बीटा, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का UN माइनस कॉमन ले लिया प्लस का, ये देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया है दोनों से, UN माइनस UN प्लस 1 और ये प्लस का UN और ये हो जाएगा माइनस का UN माइनस 1। या हम इससे प्लस कॉमन ले लें तो अपने पास में आ जाएगा UN प्लस 1 प्लस का UN माइनस 1 माइनस का 2UN। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बल F को न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर होता है ma, जिसको लिख सकते हैं m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये होता है अपने पास में, यहाँ विस्थापन हमने UN माना है तो ये u के रूप में भी लिखा जा सकता है, और हम इस विस्थापन को x के रूप में माने तो ये विस्थापन x के रूप में लिखा जाता है। तो अपने पास में nवें परमाणु के लिए विस्थापन लिख रहे हैं, nवें परमाणु का विस्थापन है अपने पास में UN, तो हम इसको इस प्रकार से लिखें UN। तो यहाँ UN क्या है, विस्थापन है, UN nवें परमाणु का विस्थापन है। तो अपने पास में इसको कहा समीकरण नंबर 1 है और इसको कहा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से m d स्क्वायर UN अपॉन dt स्क्वायर बराबर बीटा UN प्लस 1 प्लस UN माइनस 1 माइनस 2UN। समीकरण नंबर 3 का हमारे पास में इस प्रकार का कंपन गति करने वाले इन परमाणुओं का समीकरण प्राप्त हो गया। किसी nवें परमाणु के लिए हमने समीकरण याद किया। हम जानते हैं कि ये कंपन गति है और इस कंपन गति में जो परमाणु का विस्थापन है, जिसे हमने माना कि x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, माना कि UN बराबर है a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k xn, और इस xn को भी हम लिख सकते हैं या UN बराबर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस k n a। यहाँ xn क्या है, विस्थापन है, और ये जो k है ये अपने पास 2 पाई अपॉन लेमडा है, तरंग संचरण नियतांक है। यहाँ कैपिटल A नियतांक है
कैपिटल ए क्या है, नियतांक है, तथा के जो है के बराबर 2 पाई अपॉन लेमड़ा है, तरंग संचरण नियतांक है। तो ये समीकरण अपने पास समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुई। इस 4 का मान हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर दें और 4 की सहायता से ही हम un+1 और un-1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 4 की सहायता से un+1 और un-1 का मान प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 4 से या हम इसके 2 बार अवकलन कर लें टी के सापेक्ष इस समीकरण का, तो d² un/dt² प्राप्त हो जाएगा। तो देखो समीकरण 4 का टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पर, इसका 2 बार अवकलन किया तो अपने पास में एक बार करेंगे तो dun/dt बराबर, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो टी का गुणांक है आयोटा ओमेगा, वो गुणा में आएगा तो अपने पास आयोटा ओमेगा a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kNa, उन्हें किया d²un/dt² बराबर आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kNa। तो ये हो जाएगा d²un/dt² बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kNa, जिसको हम समीकरण नंबर 5 कह सकते हैं। या तो हम यहाँ ये मान पुट कर दें और ये हम इसका अवकलन करके लिख लें, अब मान पुट कर लें। ऐसे ही हम इसका मान भी लिख सकते हैं और इसका मान भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 में n बराबर n-1 या n+1 तथा n बराबर n-1 रखने पर, जब इसकी जगह n का मान पुट करेंगे तो अपने पास un+1 बराबर आएगा un+1 a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kn+1a, अपने पास आएगा a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kn+1a, और un-1 आएगा अपने पास un-1 बराबर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kn-1a। ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7 हमें प्राप्त हो गया। हमने इनके मान ज्ञात कर लिए हैं। समीकरण 5 का मान, 6 का मान और 7 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 5, 6 व 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान पुट कर दिए। समीकरण 3 में मान पुट किया हमने तो हमारे पास में है m, इसका 2 बार अवकलन माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kNa बराबर बीटा, क्या हम इसको यहां पुट कर लेते हैं। समीकरण 3 में मान पुट किया तो अपने पास ये मान आएगा माइनस m a ओमेगा स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kNa बराबर बीटा un+1, इसका मान पुट किया a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kn+1a प्लस un-1 a e की पावर आयोटा
ओमेगा टी माइनस के एन माइनस 1a, और ये माइनस का 2 a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ ऐसा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए बराबर, यहां से देखना इस वाली टर्म से हमारे पास में ये ए की पावर ए माइनस का के एन ए और ये माइनस का के ए अलग आ गया, हम लिख सकते हैं बीटा, यहां से आ गया ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए अलग कर लिया, और एक टर्म और रह गई अपने पास में, एक तो आयोटा गुणा में है, एक माइनस का के ए गुणा है, तो हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा के ए, पावर में ई की पावर में जिसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ई की पावर ए प्लस बी को ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अपने पास में है प्लस ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, और ये इसका गुणा में हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा के ए, और ये माइनस का 2 ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। ये हमारे पास में मान प्राप्त हो गया। ये सब में कॉमन आ रहा है तो हम लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए कैंसिल हो गया, बराबर आएगा बीटा ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए माइनस 2 माइनस का 2, ये टर्म हमारे पास में बचा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा, हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए, और ये माइनस का 2, ये दो टर्म एक फॉर्मूला बनती है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, यही ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए बराबर होता है 2 कॉस के ए। क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए बराबर होता है 2 कॉस के ए। तो हम इसमें पुट कर दिए तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा 2 कॉस के ए माइनस का 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 बीटा कॉस के ए माइनस 1। एक साइन का फॉर्मूला और होता है कॉस 2 थीटा बराबर कॉस के ए बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 लिखा जा सकता है फॉर्मूले के अनुसार। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस के ए माइनस 1 कॉस के ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो अपने पास में ये समीकरण होगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 बीटा, और इसका मान हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2, या माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास में 4 बीटा अपॉन एम साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2। तो देखो ओमेगा बराबर अंडर रूट 4 बीटा अपॉन एम साइन के ए अपॉन 2। ये एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ जिसको हम समीकरण नंबर 8 कहेंगे। ये समीकरण 8 आवर्ती ओमेगा और
बल नियतांक, जिसको तरंग संचरण नियतांक k के मध्य संबंध व्यक्त करता है, इसे ही परिक्षेपण संबंध कहा जाता है। समीकरण 8 में हम बात करें तो देखो साइन के ए अपॉन 2 का मैक्सिमम मान साइन के ए अपॉन 2 का महत्तम मान 1 होता है, अतः ओमेगा का मैक्सिमम बराबर हम लिख सकते हैं √4 बीटा अपॉन एम। तो इसका मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा मैक्सिमम साइन के ए अपॉन 2। इसको क्या लिखा जा सकता है, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा मैक्सिमम का मान क्या आएगा √4 बीटा अपॉन एम के रूप में होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 9 कह सकते हैं। ये जो समीकरण 8 है वो ओमेगा आवर्ती के मध्य और तरंग संचरण नियतांक k के मध्य रिलेशन बताता है। इसी रिलेशन को परिक्षेपण संबंध कहा जाता है। समीकरण 8 समीकरण 8 आवर्ती ओमेगा तथा k के मध्य संबंध व्यक्त करता है। संबंध व्यक्त करता है। इस संबंध को परिक्षेपण डिस्पर्शन परिक्षेपण संबंध कहा जाता है। जब ओमेगा व k के मध्य आरेख खींचा जाता है तो यह निम्न प्रकार का होता है। इस रेखा पर आवर्ती ओमेगा और इधर है तरंग संचरण नियतांक k है 0 तरंग संचरण नियतांक के रूप में और आवर्ती ओमेगा दोनों के मध्य आरेख खींच रहे हैं। ये आरेख हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा 0 पाई अपॉन a 2 पाई अपॉन a 3 पाई अपॉन a एंड सो ऑन। ऐसे इधर माइनस पाई अपॉन a -2 पाई अपॉन a -3 पाई अपॉन a, इस प्रकार के ये आरेख होंगे। इस आरेख में हम देखते हैं कि ये साइन का फलन मिल रहा है हमें आवर्ती ओमेगा का मान। जब हम 0 की बात करें तो साइन 0 का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये आरेख इस प्रारूप का होगा। ऐसे आरेख हमें ये प्राप्त होते हैं। ये आरेख में हम बात करें यहां से लेकर यहां तक के मध्य के क्षेत्र को प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र बोला जाता है। प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र है ये। कहां से कहां तक के -पाई अपॉन a से +पाई अपॉन a के मध्य का क्षेत्र। ऐसे ही -पाई अपॉन a से -2 पाई अपॉन a के मध्य का क्षेत्र कहलाएगा सेकंड। ऐसे ये वाला कहलाएगा सेकंड। ऐसे ये कहलाएगा थर्ड ब्रिलियन जोन। ऐसे ये वाला कहलाएगा थर्ड ब्रिलियन जोन। तो
इस प्रकार इस आरेख को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। जब k का मान -π/a से +π/a के मध्य होता है तो प्रथम ब्रिलवा जोन इसे कहा जाता है। +π/a से +2π/a के क्षेत्र को द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र, इसी प्रकार -π/a से -2π/a के मध्य के क्षेत्र को द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार 2π/a से 3π/a या -2π/a से -3π/a के मध्य के क्षेत्र को तृतीय ब्रिलवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस एक विमीय एक परमाणु जालक में कंपन की जो आवृत्ति है वो समीकरण 8 से व्यक्त की जाती है, और ये जो समीकरण 8 है यही इसका परिक्षेपण संबंध को व्यक्त करती है। तो हमारे पास में यदि क्वेश्चन पूछे एक विमीय एक परमाणु जालक कंपन में परिक्षेपण संबंध का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें समीकरण नंबर 8 प्राप्त करनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको विभिन्न केस कंडीशन के हिसाब से इसे हल किया जाता है। विभिन्न कंडीशनों में इसका हल प्राप्त होता है। जब आवर्ती का मान न्यूनतम हो तो क्या स्थिति हो, आवर्ती का मान अधिकतम हो तो क्या स्थिति हो। तो इस प्रकार से इसको हम केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड सो ऑन के रूप में प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।